इस कहानी की शुरुआत होती है आशी और काव्या नाम की लड़की से, जो कि इस वक्त कार में बैठी हुई आपस में बात कर रही थी। अब कार कह लें या आशी की धन्नो कह लें, उसकी बहुत ही पुरानी कार थी। वैसे तो वो उसके डैड की कार थी, मगर अब वो खुद उसे ड्राइव किया करती थी। आशी जो बहुत ही बिंदास लड़की थी और उसे पूरी दुनिया में से किसी से भी डर नहीं लगता था। हाँ, बस वो अपनी माँ की डांट सुन करके एकदम चुप रह जाया करती थी, वरना तो वो अपने पापा से भी आराम से लड़ जाती थी। माँ की वो बहुत इज्जत करती थी और उसका दिमाग थोड़ा फेमिनिज्म वाला था। आशी जो काव्या को लगभग रात के 11 बजे बुलाई थी बात करने के लिए। इस वक्त वो लोग हाईवे पॉइंट पर थे, जहां से थोड़ी ही दूर पर आशी का घर भी था। वही काव्या जो कहती है, यार इतनी रात में कौन बुलाता है। आशी जो कहती है, मेरा दिमाग खराब ना कर, मेरा वैसे भी भेजा फ्राई हो चुका है। और उसने अभी इस वक्त अपने डैशबोर्ड पर अपने पैर रखे हुए थे और साथ ही अपने कमर को पीछे की तरफ झुकाया हुआ था। उसके एक हाथ जो उसके फोरहेड को बार बार सहलाए जा रहे थे, जैसे वो कुछ गहरी सोच में डूबी हो। वही काव्या जो बहुत ही साधारण सी लड़की थी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मगर उससे बिल्कुल ऑपोजिट। काव्या जो कहती है, वैसे सच बता रही हूँ आशी, तेरी जैसी लाइफ जो तुझे मिलने वाली है ना, उसको जीने के लिए लड़कियां क्या कुछ नहीं करती। और मैं तो 16 सोमवार का व्रत रख रही हूँ कि मेरे लिए ऐसा कोई रिश्ता है। वही आशी जो कहती है, अच्छा जी, तो आपको सिर्फ रिश्ते से मतलब है, लेकिन मुझे ना अपनी जिंदगी में कुछ करना है। और प्लीज यार अभी बकवास ना कर यार तू। वही काव्या जो कहती है, बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, तू कर रही है, वो भी 11 बजे की रात में मुझे बुला लिया। आशी जो कहती है, हाँ तो क्या हो गया, रात में आ गए तो। और वैसे भी किसी के पापा का रोड नहीं है ये, जहाँ मन चाहे हम वहाँ खड़े रहेंगे, किसी को क्या लेने देना। काव्या जो कहती है, सामने देख कुछ लड़के हैं, वो लोग बैठ के सिगरेट की। तभी वो कहती है, हाँ तो वो लोग सिगरेट फूंक सकते हैं, हम लोग यहाँ बतिया भी नहीं सकते। यार तो प्लीज मेरे मुद्दे को सॉल्व कर यार, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काव्या जो कहती है, इतने हैंडसम जीजू मिल रहे हैं तुझे, और वो भी इस लेवल पर, तुझे पता है मिनिस्टर है वो। ऐसी लाइफ पाने के लिए लड़कियां जान देती हैं, और वो भी उन पर तो आसपास कितनी लड़कियां मंडराती हैं उनके, तुझे कोई आइडिया भी है। मैंने देखा था जब वो मीडिया वाली उनका इंटरव्यू ले रही थी, हे भगवान कितना चिपक चिपक के रह रही थी उनसे। इतनी सॉलिड बॉडी है, हैंडसम, लंबे चौड़े, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते, और साथ ही कितने अच्छे हैं और तेरे साथ कितने पोलाइट हैं। आशी जो कहती है, हाँ हाँ तो तू भी पो 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 कर ले। मतलब मेरा यहाँ पर दिमाग का पूरा एकदम धजिया हो चुका है, ठीक है, और यहाँ तो और ज्यादा मेरा भेजा फ्राई कर रही है। तू एक काम कर, तू ना मेरे दिमाग का बड़ा पाव बना ले और खा जा उसको। यार देख, एक बात बता, पैसा चाहे लाइक माना कि उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन उस पैसे का मैं क्या करूंगी। मुझे जब मांगना रहेगा तब तो मुझे हाथ ही फैलाना रहेगा, तो मैं तो बन गई ना भिखारी। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि इंसान को खुद का पैसा कमाना सीखना चाहिए, फिर वो चाहे कोई लड़का हो या लड़की, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। काव्या जो कहती है, तेरे पति का पैसा होगा यार। आशी जो उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहती है, पति कौन है, कौन पति, कोई पति नहीं है मेरा। पति तेरे को बड़ी जल्दी है मेरी शादी करवाने की, सालों उससे पहले ना गले में फंदा डाल के लटक जाऊंगी मैं। काव्या जो कहती है, देख इस तरह की लैंग्वेजेस से ना मुझसे तो बात मत क्या कर, ये साला साले मुझे नहीं पसंद है। आशी जो बहुत ही ज़्यादा बिंदास थे और उसे ऐसे शब्दों को यूज़ करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, मगर काव्या जो बहुत ही संस्कारी और बहुत ही साधारण सिंपल लड़की थी। आशी जो कहती है, शादी तो मैं करने से ना रही, वहाँ मेरे घर वाले पैं पो कर रहे हैं, और यहाँ तू भी किसी काम लायक नहीं है। देख शादी तो मैं करूँगी नहीं, भागने का तरीका अच्छा चल वो भी हो जाएगा, सेकंड फ्लोर पर ही तो है मेरा, वहाँ से कूदूंगी तो शूज़ पहन के कूदूंगी ना, तो ज़्यादा चोट नहीं आएगी, ठीक है, तो वो तो ठीक है, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मैं भागूँ तो भागूँ कहाँ, क्योंकि मेरे सारे पंटर दोस्त तो सारे लड़के हैं, और तुझे तो पता है अगर मैं किसी लड़के के घर भाग कर चली गई तो उसके घर वाले मेरी शादी करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो यही माइंडसेट है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते भाई, उनके बीच में कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। कहाँ से फेंक दिया मुझे इस दुनिया में भगवान।
ये दुनिया मेरे हिसाब की नहीं है, गलत जगह ट्रांसफर हो गई हूँ मैं। काव्या जो कहती है, इतने अच्छे मॉम डैड है कि तुझे इतने रात में भी आराम से आने दिया। आशी जो कहती है, अच्छा, और फिर वो उसकी तरफ घूमते हुए अपने पैर को डैशबोर्ड से नीचे करती है और उसकी तरफ घूमते हुए कहती है, तो मतलब हम रात में निकल नहीं सकते, और अगर हम निकल रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है, हमारे घर वाले में परमिशन दे रहे। क्यों, ऐसा क्यों है? काव्या जो कहती है, तुझे नहीं पता? हाँ यार प्लीज़ ना, यहाँ से चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। और वो देखना सामने जो वो गाड़ी पर बैठे हैं ना, वो कब से इधर ही देखे जा रहे हैं, हमें चलना चाहिए। काव्या जो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी रात होने की वजह से, मगर आशिक को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। उसका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। काव्या जो कहती है, क्या कर रही है तू? हे भगवान, खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी, मैं नहीं आ रही बाहर। कि तभी आशी जो अपने कार के बोनट पर बैठती है और काव्या को अपने सामने बुलाते हुए कहती है, अरे यार ना यार, देख कितनी अच्छी हवा चल रही है, थोड़ा मज़े करते हैं। वैसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। काव्या जो कहती है, मिनिस्टर से शादी तय हो गई तेरी, और ऊपर से पूछ रही है क्या करूं। भगवान खुद तुझे बिना मांगे इतना खूबसूरत फल दे रहे और तू एक लेने को तैयार नहीं है। आशी जो कहती है, उस खूबसूरत फल का मैं क्या करूंगी? चल मान भी लिया कि वो बहुत पैसा कमाता है, लेकिन मान ले कि वो किसी दिन मुझे ड्रिंक करके आकर के मेरे को मार वार दिया तो मैं क्या करूंगी? मेरा हाथ तोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? काव्या जो कहती है, भगवान के लिए इस तरह की बातें तो मत कर, अभी शादी नहीं हुई और अभी से मारने की बात स्टार्ट। आशी जो कहती है, देखा है यार मैंने अपने घर पर, पापा पैसे कमा कर आते थे तो कितना रौब झाड़ते थे अब मम्मी पर, और मुझे ये सारी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, शादी ई हक। काव्या जो कहती है, हम इस बारे में घर पे भी तो चलकर बात कर सकते हैं ना, प्लीज चल, देख वो लड़के इसी तरफ आ रहे हैं। आशी जो कहती है, आने दे, मेरे को क्या, आ रहे होंगे जा रहे होंगे कुछ भी करे, तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे बहन। लेकिन काव्या को डर लगने लगता है तो वो जाकर के गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। कि तभी वो देखती है कि दो लड़के जो अपने मुंह में सिगरेट लगाए हुए आशी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आशी जो और ज़्यादा लीन होते हुए बोनट पर पूरी तरह से लेट जाती है, अपने एक पैर को बोनट पर रखती है और दूसरे पैर को अपने एक पैर के ऊपर। वो बहुत ही स्टाइल से आराम से लेटी हुई थी कि तभी वो दो लड़के आते हुए कहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर देते हैं। आशी जो कहती है, भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर बताऊंगी ना तो तू सॉल्व नहीं कर पाएगा, रहने दे। कि तभी दूसरा लड़का कहता है, अरे बताइए तो मैडम, हम करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। आशी जो कहती है, पैसे चाहिए मेरे को, दे पाएगा? कि वो दोनों लड़के हाई फाई करते हुए कहते हैं, वाह मैडम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, चलो देते हैं आपको पैसे। आशी जो कहती है, अच्छा तो दे पाएगा? वो दो लड़के सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं दे लेंगे, बहुत पैसे वाले हैं। आशी जो कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई औकात है कि तुम इतने पैसे दे पाओगे, और फूटो यार, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। कि तभी वो लड़का कहता है, अरे आप बताइए तो रकम, हम देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक फेवर करना पड़ेगा। आशी जो कहती है, 50 करोड़ चाहिए मुझे, दे पाएगा? जैसे ही वो दो लड़के सुनते हैं तो वो दोनों हंसते हुए कहते हैं, पागल हो गई क्या ये, 50 करोड़ मांग रही है, शक्ल देखिए अपनी। आशी जो कहती है, तेरे से तो अच्छी है, और निकलना, मेरा भेजा क्यों फ्राई कर रहा है यार। और फिर वो कुछ सोचने लगती है कि वो आखिर भाग कर जाए तो जाए कहाँ और कैसे बचे उस मिनिस्टर से। कि तभी एक लड़का जो आशी के हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, कुछ मदद हमसे करवा ही लीजिए, अब इतना दूर से आए हैं तो ऐसे जाएंगे तो नहीं। आशी जो कहती है, ना मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, वो चाहते हैं कि मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तुम लोगों पर उतार ही दूं। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अगर चुपचाप से जाना है तो जाओ, वरना थोड़ा देर और यहाँ खड़े रहो, उसके बाद तुम खड़े रहने लायक नहीं बचोगे। आशी की बात सुनकर वो दोनों लड़के एक दूसरे को देखते और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत चर्बी है आप में तो, आपके साथ तो अलग लेवल का मजा आएगा मैडम। बस अब क्या था, आशी को आता है गुस्सा और फिर उन दोनों की धुलाई स्टार्ट हो जाती है। वहीं अंदर काव्या जो एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि वो दो लड़के आशी पर हावी तो हो रहे थे
मगर उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हावी हो कौन रहा है, आशी या वो दोनों लड़के। आशी जो एक लड़के के ऊपर ही बैठकर उसे इतना पंच मारती है कि उसके मुंह जिससे पूरी तरह से खून निकलने लगता है। वहीं दूसरा लड़का जो आता है और उसके पीठ पर जोर से एक डंडे से मारता है, जिससे आशी ऑलमोस्ट आगे की तरफ झुक जाती है। मगर फिर वो उठकर कहती है, भाई भाई भाई, इतना जोर से नहीं मारना था। और आशी अपनी पीठ को सहलाते हुए कहती है, ना मतलब सोच, अभी तक तो तूने हाथ लगाया था, मैंने इतना मार दिया, अब तो तूने मेरे को खुद मार दिया, अब तो सोच तेरा क्या होगा। और ये बोलकर वो जैसे ही डंडा लेकर हाथ में उसके पीछे भागती है कि वो दौड़ने लगता है। मगर आशी दौड़ने में बहुत माहिर थी और वो इतना तेज दौड़ती है और साथ ही उसके पैर के नीचे अपना पैर लगा देती है, जिससे वो धड़ाम से आगे की तरफ गिर जाता है। और आशी जो ऑलमोस्ट उसको घसीटते हुए अपनी कार के पास लाती है और उसके पीठ पर इतना मारती है कि वो दोनों आशी का पैर पकड़ लेते हैं। मगर फिर भी आशी उनको छोड़ने के मूड में नहीं थी, क्योंकि आशी का गुस्सा इस वक्त उसके सर से ऊपर निकल चुका था। वहीं काव्या जो तुरंत ही अपने मिनिस्टर जीजू को कॉल करते हुए कहती है, जीजू बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज आ जाइए, यहाँ पर आशी को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं आता हूँ, अपनी लोकेशन सेंड करो। आशी जो उन दोनों की पूरी तरह से सुताई कर चुकी थी कि तभी तीसरा लड़का जो गाड़ी से बाहर निकल कर आता है, वो पूरी तरह से नशे में धुत लग रहा था और देखने में काफी बॉडी बिल्डर भी था। मगर आशी जो कराटे में बहुत ही ज्यादा मास्टर थी, वो जैसे ही लड़का आकर के आशी का हाथ पकड़ के उसे उठाते हुए कहता है, बहुत चर्बी आ गई ना तेरे में। और ये बोलकर वो आशी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अगर आज तक कभी भी आशी पर किसी ने थप्पड़ उठाने की तो गलती की नहीं थी, बस अब क्या था, अब तो उसकी शामत आ चुकी थी। आशी अपने हाथ में लिया हुआ डंडा जिससे अभी वो उन दोनों के पीठ पर मार रही थी, वो एक जोरदार तरीके से उस आदमी के सर पर मार देती है, जिससे वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। काव्या जो कहती है, हे भगवान, इसका रात में निकलना इतना डेंजरस है, भगवान जी अब क्या होगा, 3 लड़के को मार दिया। वहीं बाहर से आशी जो अपने शर्ट के स्लीव्स को पूरी तरह से फोल्ड करते हुए कहती है, और किसी को यहाँ हेल्प करनी है मेरी। और ये बोलकर वो तीनों लड़कों को एक बार अपनी लातों से मारती है और फिर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए फिर से वो डंडा उठाती है। और जैसे ही उन तीनों को मारने वाली होती है कि तब तक वो देखती है कि लगातार पुलिस की गाड़ियां जो उसी की तरफ बढ़ रही हैं, और वो कोई 1-2 गाड़ियां नहीं बल्कि 5 से 6 गाड़ियां लग रही थी। आशी जो कहती है, यो इतना जल्दी पुलिस आ गई, भाई ये इतने काम लायक पुलिस हो कब से गई। आशी जैसे उस डंडे को उठाती है और वो देखती है कि पुलिस की गाड़ी उसी तरफ आ रही है, तो वो एकदम से डंडा छोड़ते हुए कहती है, भाई आजकल तो भारत की पुलिस कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। और ये बोलकर वो जल्दी से गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और काव्या से कहती है, यार ये पुलिस कैसे आ गई, यहाँ कोई कैमरा वैमरा लगा है क्या। अबे यार अब क्या होगा, 25 क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से। खैर छोड़, तू बना बस मेरी एक्टिंग देख। काव्या जो कहती है, बहन बस कर जा, एकदम शांत रही हो, ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आशी जो कहती है, सब ठीक नहीं होगा, सब बिगड़ने वाला है, पुलिस वाले आकर मुझसे पूछेंगे कि मैडम जी आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये अच्छा एक मिनट, यहाँ जरा देख तो खून आया क्या। जब उस तीसरे लड़के ने आशी पर हाथ उठाया था तो उसके होंठ थोड़े से कट गए थे, जिसकी वजह से उसके होंठ के किनारे से थोड़ा सा खून आ जाता है। काव्या जो कहती है, हाँ तुझे तो ब्लीडिंग हो रही है। काव्या जो पूरी तरह से घबरा जाती है तो आशी जो उसके फोरहेड पर अपने हाथ से मारते हुए कहती है, पगला मत, अभी थोड़ा सा ना इसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और आशी जो अपने ही दांतों से अपने होंठ को थोड़ा काटते हुए और ज्यादा ब्लीडिंग करने लगती है। साथ ही वो अपने हाथ और अपने गले पर कुछ अपने ही नेल से स्क्रैच बनाने लगती है। अपने शर्ट के शोल्डर पर थोड़ा सा कट लगा देती है ताकि लगे कि उसके साथ बदतमीजी हुई है। कि तभी पुलिस वाले जो तुरंत ही बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि 3 लड़के गिरे पड़े हैं। सारे पुलिस वाले एक लाइन में लग जाते हैं और तभी एक मिनिस्टर की गाड़ी जो बीच में खड़ी थी उसे पुलिस वाले खोलते हैं और बाहर निकलते हैं मिनिस्टर आर्यांश रायजादा,
जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सारे पुलिस वाले जो अपना रास्ता उनके लिए खाली करते हैं और उनके सामने अपना सिर झुका लेते हैं। वो अपने कुर्ते के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हैं और अपने वॉच को थोड़ा अपने रिस्ट से ऊपर करते हुए आशी के गाड़ी की तरफ आ जाते हैं और आशी के विंडो की तरफ अपना इशारा करते हैं और उसको नॉक करते हुए कहते हैं, नीचे करो इसे। आशी, जिसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है, तो वो तुरंत ही उसे नीचे कर देती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जरूर ये कोई पुलिस वाला ही होगा। कि तभी आर्यांश जो अंदर से दरवाजा अनलॉक करते हैं और आशी को कहते हैं, बाहर निकलो, और उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं। आशी चुपचाप से किसी मासूम लड़की की तरफ बाहर निकल जाती है। वैसे आशी की आदत बहुत ही खराब थी। वो खुद दूसरों की पिटाई कर देती और फिर अपने मासूम चेहरे का इस्तेमाल करके सामने वाले को ये जाहिर करा देती कि वो तो बिल्कुल मासूम है और उसने तो कुछ किया ही नहीं है। आर्यांश जो बिना किसी वार्निंग के उसे अपने गले से लगाते हुए कहते हैं, तुम ठीक तो हो? और ये बोलकर वो उसके सिर पर धीरे धीरे सहलाने लगते हैं। अचानक से इस तरह किसी अनजान शख्स के करीब आकर आशी को थोड़ा अटपटा सा लगता है और आशी तो थी ही दमदार। वो तुरंत ही उसके सीने पर अपने दोनों हाथ से मारती है, जिसकी वजह से आर्यांश लगभग 1 से 2 कदम ही पीछे होते हैं। वैसे उन्हें पता था कि आशी कुछ ऐसा ही करेगी। आशी जो उनको घूर कर देखती और कहती है, क्या बदतमीजी। उसने इतना बोला ही था कि वो देखती है कि ये तो आर्यांश है जिससे उसकी शादी की बात चल रही है। जैसे ही वो आर्यांश को देखती है, वो तुरंत ही पीछे मुड़ जाती है और काव्या को विंडो से घूरने लगती है और उससे कहती है, मैडम जी जरा बाहर तो आएंगी आप। काव्या जो मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल रखती है, मगर इस वक्त उसके माथे पर पूरी तरह से पसीने आ चुके थे, क्योंकि वो आशी से काफी ज्यादा डरती थी। भले ही वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मगर आशी की हरकतों से वो वाकिफ थी कि वो किसी का भी सर फोड़ सकती है। आशी जो उससे कहती है, अगर यहाँ पर पुलिस वाले नहीं होते ना, तो इस आर्यांश मिनिस्टर की तो मैं चटनी बना देती। काव्या जो कहती है, ठहर जा बहन, मिनिस्टर है वो, और वैसे भी बॉडी देखिए उनकी, तो उनके सीने तक आती है बस। आशी जो कहती है, हाँ मगर मेरे पैर अगर एक बार हवा में किक मारेंगे ना, तो उनका सर भी फोड़ सकती हूँ मैं। और वो खुसर फुसर काव्या से बात करने लगती है। वहीं आर्यांश जो उसके सामने आते हुए कहते हैं, क्या हुआ है और ये सब क्या है? आशी जो कहती है, दिख नहीं रहा क्या है, बदतमीजी कर रहे थे, बस मैं बचने के लिए मार दी। आर्यांश को अच्छे से पता था कि आशी किस तरह की लड़की है। उन्होंने पहले भी आशी को मार धार करते हुए देखा था, और वो भी बिना किसी वजह के, जिस वजह से वो जानते थे कि आशी को मारने का कितना शौक है। वो कहते हैं, ये बदतमीजी कर रहे थे? आशी जो कहती है, हाँ पूछ लीजिए इससे। और वो ये बोलकर काव्या का हाथ खड़ा कर देती है और कहती है, बता बहन। वहीं अब वो काव्या को फंसा चुकी थी, तो काव्या भी क्या ही कर सकती, वो भी अपना सिर हाँ में हिला देती है, क्योंकि लड़के बदतमीजी तो कर ही रहे थे, मगर इतना भी नहीं कि वो पूरी तरह से उनका सर ही फोड़ दे। आर्यांश जो पुलिस वालों को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, इन तीनों को लेकर जाओ, और हाँ कोई केस फाइल नहीं होनी चाहिए। आर्यांश जो आशी की तरफ आते हुए कहते हैं, और तुम घर चलो, घर चल के बात करते हैं। आशी जो लगातार अपनी काली निगाहों से सिर्फ काव्या को ही घूरे जा रही थी, और वो बार बार अपने मुंह से ऐसे इशारे कर रही थी कि बेटा तू तो घर चल, वहाँ तुझे बताती हूँ। काव्या जो उसकी नेबरहुड थी और उसके ठीक घर के बगल में ही रहती थी। वैसे तो आशी के चक्कर में काव्या को हमेशा डांट पड़ती थी, क्योंकि काव्या तो बहुत ही संस्कारी और सिंपल लड़की थी, मगर वहीं आशी जो बहुत ही बिंदास थी और बस उसे रात में बाहर घूमना और आलतू फालतू काम करने में बहुत मजा आता था। साथ ही वो इन सारे कामों में काव्या को भी अपने साथ ले लेती थी, जिसकी वजह से उसे हमेशा घर पर डांट पड़ती थी, मगर उसकी दोस्ती हमेशा उसकी डांट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती थी, जिसकी वजह से काव्या एक बार आशी के बुलाने पर तुरंत ही हाजिर हो जाया करती थी। गाड़ी इस वक्त एक पुलिस वाला ही ड्राइव कर रहा था। आर्यांश जो आशी की तरफ बैठे हुए थे। आशी जो उनसे कहती है, थोड़ा दूर होकर बैठेंगे आप? वहीं आर्यांश उसका रिस्ट पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं मुझे पता है, अगर तुम्हारा मन किया तो तुम भाग जाओगे यहाँ से। आशी जो कहती है, पर मेरी धन्नो वो वहीं रह जाएगी ना, मुझे उसके साथ जाना है, आप छोड़िए ना, मैं चली जाऊंगी। आर्यांश उससे कहते हैं, उसे तुम्हारे घर पर मैं पहुंचवा दूंगा, ओके, सो डोंट वरी। आशी जो अपने रिस्ट को उनके हाथ से जबरदस्ती एकदम से छुड़ा लेती है और कहती है, स्टे अवे, ओके।
आर्यन से भी वो कुछ खास डरती नहीं थी, मगर वो सिर्फ अपनी माँ की इज्जत और अपने डैड की इज्जत करती थी। और उसे पता था कि अगर वो आर्यन के साथ कुछ भी करेगी या उन्हें कुछ भी बोलेगी तो उसके मॉम डैड उसे डांटेंगे। थोड़े ही देर में आशी का घर आ जाता है। काव्य जो तुरंत ही भागकर अपने घर चली जाती है और वहीं आशी भी अब अपने घर की तरफ आ चुकी थी। आर्यांश जो उसका रस पकड़े हुए उसे लगभग थोड़ा तेज कदमों से उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तो आशी अपना हाथ लगभग कूदते हुए छुड़ाते हुए कहती है, वो छोड़िए, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? आर्यांश जो कहते हैं, कहाँ जा रहा हूँ, मतलब तुम्हारे घर चल रहा हूँ। आशी जो कहती है, नहीं 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 नहीं, आप नहीं चल सकते, आप नहीं आ सकते। आर्यांश जो कहते हैं, क्यों नहीं आ सकता, अभी कल सुबह ही तो आया था मैं। आशी जो कहती है, कल सुबह वाली बात दूसरी थी, इस टाइम अगर आप जाएंगे ना तो मेरे घर पे बहुत पिटाई होगी, आप जाइए यहाँ से। आर्यांश जो कहते हैं, चुपचाप से अंदर चलो और पता चले कि मैं यहाँ से जाऊँ और तुम फिर से यहाँ से रफा दफा हो जाओ। आशी जो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, और मुझे भी सब बाहर घूमने का शौक नहीं है, मेरा दिमाग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए। आशी जानती थी कि अगर उसके मॉम डैड को पता चला कि उसने क्या कांड किया है तो वो उसकी शादी की डेट और ज़्यादा जल्दी कर देंगे और वो मना भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कूदने फांदने के बावजूद भी आर्यांश उसका हाथ नहीं छोड़ते और उसे फिर से तेज कदमों से उसके घर के अंदर लेते जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, सारे लोग जो आशी को ही ढूंढ रहे थे, आशी जो अपने कमरे से गायब थी, और ये बात उसका छोटा भाई बता देता है सबको। जैसे ही आर्यांश और साथ ही गाड़ियों की आवाज़ बाहर से आती है, वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, तो सब लोग नीचे उतर कर आते हैं और देखते हैं कि आर्यांश इस वक्त आशी के हाथ पकड़े हुए खड़े हैं। जैसे ही आर्यांश को सब लोग देखते हैं, वो लगभग उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, आप इतने टाइम कि तभी आशी की मॉम जाते हुए कहती हैं, अरे दामाद जी, आप आने वाले थे, आपने बताया। कि तभी वो देखती हैं अपनी बेटी की हालत, जिसके होठों पर हल्का सा खून लगा हुआ था, साथ ही मारपीट करने की वजह से उसका बाल भी बिखर गया था और उसके चेहरे पर भी थोड़े बहुत धब्बे लग गए थे। कपड़ा भी कुछ खास ठीक नहीं था, उसके कपड़े जो शोल्डर से फटे हुए थे वैसे वो उसने खुद ही फाड़ा था। आशी की हालत देखकर उसके मॉम डैड पूरी तरह शर्मिंदा हो जाते हैं और उसके डैड जो आर्यांश के सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, अब क्या गुल खिलाया इसने? आर्यांश जो कहते हैं, आप अपने हाथ को तो नीचे करिए, क्या कर रहे हैं? और आर्यांश आशी का हाथ छोड़ देते हैं और उसके डैड के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, आप मेरे सामने इस तरह से पेश मत आया करिए, आप मेरे डैड की उम्र के। और ये बोलकर वो आशी के मॉम को भी कहते हैं, आप भी प्लीज़ अपना हाथ ही करिए। और फिर वो आशी को जब देखते हैं कि वो धीरे से यहाँ से सरकते हुए अपने कमरे की तरफ भाग रही है, तो वो लगभग उसे पकड़ते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हो, इधर आओ। और ये बोलकर वो उसे फिर से हॉल एरिया में ले आते हैं। आशी की मॉम उससे पूछते हुए कहती हैं, कहाँ गई थी इतनी रात में और ये क्या हुलिया बना रखा है? आर्यांश जो कहते हैं, आराम से, कोई बात नहीं है, वैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग इतनी रात में से बाहर क्यों जाने देते हैं। आर्यांश की बात सुनकर आशी के दांत पूरी तरह से अब कस चुके थे। अगर वो इस वक्त अपने मॉम डैड के सामने नहीं होती तो आर्यांश की हालत पूरी तरह से वो खराब कर चुकी होती, ऐसा आशी के दिमाग में चल रहा था। आर्यांश जो आगे कहते हैं, आपको पता है ना बाहर कितना खतरा है? उनके मॉम डैड अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ पर हमने इसे जाने। कि तभी आर्यांश कहते हैं, लड़कों को बहुत खतरा है इस लड़की से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लड़कों की सेफ्टी के लिए ये मैडम जी अंदर ही रहे। आपको पता है 3 लड़कों का सर फोड़कर आ रही है, अब कौन संभालेगा ये केस? जैसे ही आशी की मॉम और आशी के डैड ये सुनते हैं, वो अपनी आंखें बड़ी कर देते हैं और फिर से अपने हाथ को जोड़ते हुए कहते हैं, हम बहुत बहुत परेशान हो गए इस लड़की से, हद से ज़्यादा बदमाशी करती है ये। आशी जो एकदम झटके से अपना रिस्ट आर्यांश के हाथ से छुड़ाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। आशी की मॉम सुरभि जी जो आर्यान से कहती हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं बेटा, हमें आई एम रियली सॉरी, बस हमने इसे बंद करके रखना चाहिए। आर्यान जो कहते हैं, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वैसे भी केस का कुछ नहीं होगा, मैं देख लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग आराम करिए और कोशिश किया करेंगे इसे रात में बाहर ना ही भेजें। कि तभी आशिक के डैड राघव जी जो कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप मेरी बच्ची के बारे में ये सब कुछ जानने के बाद भी उससे शादी करने के लिए तैयार हैं।
कि तभी आर्यांश जी जो कहते हैं, आपको क्या लगता है अंकल कि कल आपकी वजह से वो सूट सलवार पहन करके मेरे सामने आकर के एक संस्कारी लड़की की तरह बैठ गई, तो मुझे वो बहुत ही सिंपल और स्वीट लड़की लगी। मुझे अच्छे से पता है कि वो कैसी लड़की है, और सच कहूँ तो शी इज़ अमेजिंग। आशा की मॉम सभी चीज़ें कहती हैं, ये सब कुछ जानने के बाद भी आप उससे शादी कर रहे हैं। कि तभी आर्यांश जी जो उनकी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, ये सब जानने के बाद ही नहीं, ये सब जानने की वजह से ही मैं उससे शादी कर रहा हूँ, वरना ऐसा नहीं कि मेरे पास लड़कियों की कमी है। बट यू नो व्हाट, आपकी बेटी लाखों में एक है। शी इज़ अमेजिंग, किसी से ना दबने वाली, डर से तो ऐसे लड़ जाती है जैसे डर की वो खुद ही मालकिन हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे एक ऐसी लड़की मिलेगी एज ए लाइफ पार्टनर, और आप लोग को इसके लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी पर फ़ख्र किया करिए, पर थोड़ा कोशिश किया करिए कि उसे बाहर थोड़ा कम ही निकाला करिए, क्योंकि बाहर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है उससे। और ये बोलकर वो उन लोगों को नमस्ते करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आशी जो रूम में अपने भाई के साथ अब लड़ाई करना स्टार्ट कर चुकी थी, वो उसके बाल को नोचते हुए कहती है, तुम्हारी तो क्या जरूरत थी बताने की कि मैं यहाँ पर सो नहीं रही हूँ, तकिया लगाकर तो गई थी पूरी तरह से। आशी ने तकिया लगा करके बिस्तर पे छोड़ दिया था और उसको चद्दर उड़ा दिया था, जैसे लगे कि वो आशी ही है। कि तभी उसका भाई जो कहता है, जानते हैं इस घर में कि तुम रात में आराम से सोने वालों में से नहीं हो, तुम रात में किसी चिड़िया की तरह फुर्र हो जाओगी बाहर। बस इसीलिए आगे मम्मी पापा चेक करने तो मैंने भी बता दिया कि वो गई है काव्या की दीदी के साथ कहीं बात करने। आशी जो कहती है, तू ना इतनी बहुत पिटेगा मेरे से, बदमाश कहीं का। कि तभी वो लड़का जो चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी दीदी डांट रही है। आशी जो उसका कान पकड़ते हुए कहती है, ओ ओवर एक्टिंग की दुकान, डांट रही है, अभी ना बाल नोच करके ना तेरे नॉक काट दूंगी मैं, भाग जा ऐसे। आइए जानते हैं आखिर क्या करेगी आशी। क्या वो भाग निकलेगी आर्यांश के चंगुल से बचकर, या फिर वो फंस जाएगी आर्यांश के चंगुल में। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विथ मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।